नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ गए हैं द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट, जो कि कंप्लीटली पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों पर आधारित है, प्लस इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटेमिन और एक्सटेसी का संबंध किससे है? तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है ना। तो आप जवाब दीजिए। चर्चा में रहे जो कैनबिस हैं, यहां देखिए एक सेकंड। कैनबिस, एम्फेटेमिन और एक्सटेसी का संबंध किससे है? ए, एशियाई गिद्ध के प्रकार हैं ये, या नशीली दवाएं हैं ये, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, या समुद्री कछुआओं के प्रकार हैं। ये है क्या एक्चुअली? अगर नाम आपके सामने आ रहा है और पूछ रहे हैं कि इनका संबंध इनमें से किससे है क्या ये? क्या एशियाई गिद्ध के प्रकार है, एशिया में पाए जाने वाले गिद्धों के प्रकार हैं, या नशीली दवाओं से संबंधित है, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है, या समुद्री कछुआओं के प्रकार हैं? बताएं। तो देखो भाई, कैनबिस, एम्फेटेमिन और एक्सटेसी ये दवाई है। क्या है? दवाई है, ड्रग्स हैं ये। ठीक है, तो ये दवाइयों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है आपके सामने कि यह चिनाब नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा, यह ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, या यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रिहायशी जिलों में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल के संबंध में ये कथन है। इसके आधार पर आपको विचार करना है, केवल एक, केवल दो, या सभी कथन सत्य हैं, या सभी कथन रॉन्ग हैं। बता दो भाई। ये 22वां प्रश्न है आपके सामने। तो ध्यान रखना, तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। जो सबसे ऊंचा रेल पुल है वो आपका 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है, जो जम्मू और कश्मीर के रिहायशी जो जिले हैं, जिला बक्कल और जिला कौरी के बीच स्थित है। बिल्कुल सही है। और यह ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भी है, और यह चिनाब नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे। व्यक्ति, पद एवं नियुक्ति। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ नियुक्ति दी है। तो आपको उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं, उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं, वो आंसर देना है। ठीक है, तो देखो यहां पे डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। कपिल देव, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ टूर इंडिया पीजीटीआई का नया अध्यक्ष। मनोज जैन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक। और लोक दर्शन रेग्मी, नेपाल में भारत का नया राजदूत। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 3 है ऊपर के। ठीक है, याद रखेंगे। तो ओनली 3, 3 ऊपर के हो जाएंगे, बाकी गलत है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम, पवन दिवस, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में राज्यों का आरोही क्रम बताना है, राज्यों का आरोही क्रम बताना है। अब ये जो वैश्विक पवन दिवस है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, 15 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके हिसाब से जो आंसर देना है आपको, तो देखो, कर्नाटक पहले आ जाएगा, फिर तमिलनाडु और फिर गुजरात। ये आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है,
आरोही क्रम क्या होगा? कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात किसके मामले में? पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता की दृष्टिकोण से। पवन ऊर्जा क्षमता किसमें कितनी है, कहां पर कितनी है, तो उसके आधार पर आरोही क्रम ये है, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। अब निम्न कथनों पर विचार करें। स्पेन जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। स्पेन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो भाई देखो स्पेन जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कोप 15 के दौरान की गई थी। तो असत्य कथन बताना है आपको। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो देखो भाई, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। अब बताओ, ऐसे प्रश्न भी आ जाएंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं है। यहां पहला भी गलत है, ना तो वो 100वां देश बना है, नहीं बना, और इसकी स्थापना कोप 15 के दौरान की गई, ये भी गलत है। तो 25वां का असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 25 का असत्य कथन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। आगे, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जो होपेक्स अभ्यास है और एक्सरसाइज है, उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। यह भारत की नौसेना, भारत की नेवी और मिस्र की नेवी के बीच यह संयुक्त अभ्यास है। दूसरा, यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। तो सत्य कथन का चयन करना है आपको, यहां ध्यान दीजिए, ये चौथा संस्करण है ये अभ्यास का, तो सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। तो देखो भाई, पहला, यह भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, गलत बात है। हाँ, ये अभ्यास का चौथा संस्करण है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। क्या होगा? 2 सही हो जाएगा। 26वें का दूसरा बिल्कुल सही है, यानी कि बी, ठीक है, करेक्ट है। आगे, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है? नागास्त्र 1, नागास्त्र फर्स्ट जो है क्या है, जो हाल ही में खबरों में रहा है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, मानव पोर्टल आत्मघाती ड्रोन है, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है, या बाह्यग्रह है? क्या है 27वां? तो देखो भाई, ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, जिसे सोलर इंडस्ट्री नागपुर ने बनाया है। किसने बनाया है? सोलर इंडस्ट्री नागपुर। नागास्त्र फर्स्ट को सोलर इंडस्ट्री नागपुर ने बनाया है। किसने बनाया है? नागपुर ने। तो ये क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। ठीक है भाई, याद रहेगा, याद रखना है। आगे बात करें, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद, या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, एम्स दिल्ली और KGMU लखनऊ। तो कौन सा है 28वें का आंसर? तो ध्यान रखेंगे, 28वें का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद का आंसर हो जाएगा। और यहां हम बात करें, जो हेडक्वार्टर है WHO का, वो जेनेवा में है। हेडक्वार्टर WHO का कहां है? जेनेवा। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। ठीक है, याद रखेंगे। तो WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए सहायता प्राप्त की, सहयोग केंद्र बनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान, ये हैदराबाद का है, याद रखेंगे आप इसको। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं? सिरिल रामफोसा को किस देश का राष्ट्रपति द्वारा चुना गया है? केन्या, कांडा, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया। बता दो भाई। 29वां।
तो देखो, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। कौन? साउथ अफ्रीका के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जो सिरिल रामफोसा को हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा से चुने गए हैं दक्षिण अफ्रीका के। आपके लिए सवाल है, जो अमेरिका है, अमेरिका, अमेरिका के उन व्यक्तियों के नाम बताओ, उन व्यक्तियों के नाम बताओ, नाम बताओ जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के। ठीक है, तो फिलहाल लेटेस्ट है। ये क्यों पूछ रहा हूं मैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा से राष्ट्रपति बने हैं अब, है ना। तो इससे पहले भी कोई व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो वो आंसर देना है आपको। हाल ही में खबरों में रहा K218b, हाल ही में न्यूज में रहा K218b क्या है? एक्सोप्लैनेट है, ब्लैक होल है, छोटा तारा है, पनडुब्बी है? बताओ भाई। सौर मंडल के बाहर का ग्रह, सौर मंडल के बाहर का ग्रह है ये। सही बात है, सौर मंडल के बाहर का ग्रह। यानी कि जो K218b है वो क्या है? एक्सोप्लैनेट है। क्या है? एक्सोप्लैनेट उसे बोलते हैं जो सौर मंडल के बाहर का ग्रह होता है। सौर मंडल के बाहर के ग्रह को क्या कहते हैं? एक्सोप्लैनेट कहते हैं। याद रहेगा आपको? क्लियर है? तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या करना है? ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहां पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, तो मैं बता देता हूं दोबारा से आपको। यहां हम अगर बात करें किसकी? करंट अफेयर की। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर के लिए मिनिमम आपको कितना करना है जिससे काम नहीं चल सकता, वो ये है, अगर आपका एग्जाम 5-6 महीने डिले है, आगे है, तो आपको मंथली मैगजीन कोई एक पढ़नी पड़ेगी। मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन आप कोई भी ले सकते हैं मार्केट से। चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी में आ जाएगी, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ये मंथली मैगजीन आपको पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, पढ़नी ही चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है मंथली मैगजीन का, है ना। हर महीने की मैगजीन आपको पढ़नी है। अब बात आती है, सर ये नहीं कर पाया तो, ये नहीं कर पाया तो काम चलाने के लिए आप ईयरली कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं। ईयरली कंपाइलेशन यानी कि वार्षिकी, वार्षिकी, एक साल का पूरा इकट्ठा करंट अफेयर आ जाए आपके पास। जैसे अब ये दिसंबर है, ये दिसंबर है ना। तो दिसंबर के लास्ट तक, दिसंबर के लास्ट तक पूरे एक साल का, पूरे एक साल का मैगजीन आ जाएगी आपकी। पूरे एक साल की मैगजीन आ जाएगी जिसमें कौन कौन सी इवेंट कवर होंगी? जो होंगी 1 जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, यानी कि 12 महीने की। ठीक है, 12 महीने की मैगजीन आपकी कवर हो जाएंगी इसमें। तो पहले तो मैं सलाह दूंगा कि इसको पढ़ें अगर टाइम है एग्जाम में। तो अगर नहीं है टाइम तो फिर इसका विकल्प सिर्फ ये है कि जब ईयरली कंपाइलेशन आ जाए, जो पूरे साल का जो निचोड़ एक मैगजीन में आ जाए, इतनी मोटी सी रहेगी, उसको फिर खरीद लो। उसको उसको मैं तो उसमें तो बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं है, वो तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, वो करना ही करना है आपको। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, ये चीज आपको याद रखनी है। एक और सवाल, अगला सवाल ये है कि जीएस। अब जीएस में तो बहुत कुछ है, तो भैया सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो आपका एग्जाम है,
जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम के जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं PYQ, कम से कम 10 साल के, कम से कम 10 साल के PYQ, उनको आप देखो। उससे आपको पता लगेगा कि हिस्ट्री में किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, ज्योग्राफी में किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, पॉलिटी में किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, इकोनॉमी में किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, साइंस में किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। वो टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है आपको, उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, ध्यान रखना। अब जो टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने बस हो गया, नहीं। अगर मान लो पॉलिटी के अंदर सवाल गवर्नर से आया है, पॉलिटी के अंदर सवाल अगर राज्यपाल से पूछा है तो राज्यपाल वाला टॉपिक पूरा आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस बार राज्यपाल का रेजिग्नेशन इस्तीफा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया तो अगली बार हो सकता है राज्यपाल की क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्न पूछ ले, हो सकता है राज्यपाल को रिमूव करने से संबंधित प्रश्न पूछ ले, हो सकता है राज्यपाल को अपॉइंट करने से संबंधित प्रश्न पूछ ले, हो सकता है राज्यपाल की जो पावर्स होती हैं, शक्तियां, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ ले। तो ऐसे ही आपको पूरी जीएस में करना है। 10 साल के PYQ देखिए और फिर टॉपिक नोट कर लीजिए, उन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ये जरूरी है, ठीक है। ये इसके साथ साथ हमारी ये जो सीरीज आती है रोज रात 8 बजे सीरीज जो आती है, ये आधा घंटे का सेशन, इसमें हम पिछले साल के प्रश्न पत्र ही प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करवाते हैं और इसके साथ साथ जो बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो भी यहाँ पे बताया जाता है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल ये क्लास है और क्लास के साथ जो होमवर्क है आपको ये करना है, ठीक है। इतना करेंगे आप, इससे कम में तो काम चलेगा नहीं, ये तो मैंने कम से कम बता दिया आपको, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब परेशान नहीं होंगे। अब घर पे अच्छे से अपनी थ्योरी को रिवीजन कीजिए, जो भी टॉपिक आपने जीएस का जहां से पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और हमारे साथ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमसे कनेक्ट हो जाइए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो सब लोग वही चीज पढ़ते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा उसका नाम लिस्ट में आ जाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। तो बस इसका फर्क होता है, जो सिलेक्टेड हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनमें बस इस चीज का फर्क है कि प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। पढ़ना तो सबको बराबर ही है, पढ़ते सब हैं, हर कोई हर चीज पढ़ रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिस पे कमांड कर लेगा, जो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेगा, टेस्ट देगा, प्रैक्टिस सेट लगाएगा, बस उसी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है आपका तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर है भाई। चलिए ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। थैंक यू।